नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम आमना सामना में बात करेंगे बुधनी उपचुनाव की जंग के लेकर, जहां बीजेपी प्रत्याशी को लेकर पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है और इसमें विरोध की गंगा में कांग्रेस भी हाथ धोने आ गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बुधनी की जंग। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है, जिसका पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं। विरोध थामने के लिए भैरुंदा पहुंचे उपचुनाव प्रभारी रामपाल सिंह राजपूत को कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में रमाकांत भार्गव के टिकट का विरोध करते हुए कहा कि संगठन को अपना फैसला बदलना होगा। यदि संगठन ने राजेंद्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी नहीं बनाया तो चुनाव में इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बुधनी लगातार जीतती आई है। बुधनी के साथ विजयपुर भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 24 को विजयपुर और 25 अक्टूबर को बुधनी का नामांकन है। बुधनी और विजयपुर के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बीजेपी विजय का इतिहास बनाएगी। वी.डी. शर्मा ने कहा कि हम अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते, लेकिन हम अपने कार्यकर्ता की ताकत जानते हैं। सुनिए। अरे कोई नाराजगी नहीं है। बुधनी हम लगातार सालों से भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान वहां से जीतते आए हैं और हमारे जो भार्गव जी हैं, जो पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसी चीजें नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी बुधनी के अंदर बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि बीजेपी ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रही है जिनका क्षेत्र में विरोध हो रहा है, इसलिए कांग्रेस की जीत तय है। बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं नहीं, इन्हीं को लड़ाएंगे चुनाव। बहुत लंबे समय तक जब कोई पावर में होता है ना, तो उसको सत्ता का मद चढ़ जाता है। ये सत्ता का मद और अहंकार है कि उनको चुनाव लड़ा रहा है जिनको जनता पसंद नहीं करती। तो मद और अहंकार उनको चुनाव लड़ा रहा है जिनको जनता पसंद नहीं करती, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो ये कांग्रेस के फायदे की बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए ये आसान होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, आनंद जैन जी कासलीवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि ऐसे लोगों को बीजेपी चुनाव लड़ा रही है जिसे जनता पसंद नहीं करती। ये बीजेपी का अहंकार है और ये हमारे लिए लाभप्रद होगा। क्या कहेंगे इस पे आप? विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अवैध गढ़ है जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और नेता लगातार जीत के मार्जिन को बढ़ा रहे हैं। जहां पिछले दिसंबर में विधानसभा चुनाव में हम 1,05,000 मतों से जीते थे, लोकसभा चुनाव में ये बढ़त 1.5 लाख के ऊपर चली गई और अब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं कि इस लीड को और ज्यादा बढ़ाया जाए। कहीं किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि जमीनी सच्चाइयों से वाकिफ नहीं रहती है, ना उनके पास जमीन में कोई फीडबैक होता है, केवल हवाई बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में रमाकांत भार्गव जी बुधनी विधानसभा क्षेत्र जिस उड़ीसा लोकसभा में आता है उसी से सांसद थे और बुधनी में भी उनकी करीब 90,000 की बढ़त थी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान।
जब वो सांसद थे। तो ये कहना कि उस क्षेत्र की जनता इन्हें पसंद नहीं करती है, ये तो प्रमाणिक तौर पे दिखाई देता है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की जो बैठक की बात हो रही है, स्पष्ट तौर पर राजेंद्र सिंह राजपूत जी कह रहे हैं कि पार्टी का जो निर्णय है वो हमारे लिए सभी के लिए मान्य है, क्योंकि कार्यकर्ता जिस नेता के साथ जुड़े होते हैं तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि वो अपने से जुड़े हुए नेता को उम्मीदवारी का मौका मिले, ये चाहते हैं। लेकिन पार्टी के पास एक विकल्प होता है कि पार्टी केवल एक ही व्यक्ति को उम्मीदवार बना सकती है और अन्य नेताओं को उनकी ऊर्जा के हिसाब से अन्य जवाबदारियां दी जाती हैं। राजेंद्र सिंह राजपूत जी स्वयं कह चुके हैं पूरी ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जुटेंगे और पार्टी का निर्णय उन्हें सर्वमान्य है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिनके पास ऐसा उम्मीदवार जो 6 महीने पहले भोजपुर से 40,000 से हार गए, 8 चुनाव हार चुके हैं राजकुमार पटेल, और ईमानदार इनकी बात कर रहे हैं, विदिशा में यही राजकुमार पटेल पार्टी का उम्मीदवारी बेच के भाग गए थे और पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था उसी आरोप में। तो कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई है अपनी गरीब कल्याण की नीति को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की नीतियों को लेकर, और हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। चलिए, आनंद जैन जी कासलीवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, रीति नीति जी और जो इनकी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, ये यहाँ पर भारी पड़ेंगी, कार्यकर्ताओं को समझा लेंगे। राजेंद्र सिंह राजपूत जिनकी बात हो रही है वो खुद कह चुके हैं कि हम पार्टी को जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस का ये दिवा स्वप्न तो नहीं होगा कि यहाँ पर अब फूट है, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, जिनको वो चाहते हैं उसे पार्टी लड़ा नहीं रही है, तो हमें लाभ होगा? जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, भारतीय जनता पार्टी चरित्र और राजनीति बात करती है, चाल चरित्र की, तो सांसद को विधायक लड़ाने की क्या जरूरत थी? क्या इनके पास लोग नहीं है? ये तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह की डील कर रही है कि आपने उनके लिए सांसद की सीट छोड़ी, आपको विधायक लड़ा देते हैं। तो ये तो टेक्निकल प्रश्न हो गया ना कि सांसद को आपको विधायक लड़ना पड़ रहा है, मतलब आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। और उसका प्रमाण है कि वो साक्षात तौर पे जो कार्यकर्ता है जमीनी वहां पे, जैसा बताया जाता है कि जिन्होंने 15 साल पहले शिवराज जी के लिए सीट छोड़ी थी तो उनको टिकट नहीं दिया गया। तो कांग्रेस की बात ना करें, आप बीजेपी का चरित्र देखिए कि आपने जमीनी कार्यकर्ता का अनादर करके, अवहेलना करके आपने पार्टी में डील की है कि जिन्होंने सांसद के लिए सीट छोड़ी उनको आपको विधायक लगाना पड़ रहा है। कांग्रेस को तो फायदा हो रहा है ना? हाँ, कांग्रेस को तो फायदा निश्चित होगा ना, कांग्रेस का तो निश्चित फायदा होगा। हम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये हमारे सोने पे सुहा। मेरा सवाल ये है कि कहीं ये सारे मामले बीजेपी सुलझा न ले और ये कांग्रेस के लिए दिवा स्वप्न साबित हो जाए? नहीं, ये तो देखिए वो आने वाला समय बताएगा। ये कोई भी नहीं बोल सकता, ना बीजेपी बोल सकती, ना मैं बोल सकता हूँ, ना आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना तो भगवान है, ना कोई भविष्य वक्ता है, ना कोई ज्योतिष है। हमारा काम है मेहनत करना, पूरी ताकत से चुनाव के बीच में जनता के मुद्दों को लेके जाना, जनता की जो सरकार का फेल्यूर है उसको लेके जाना। बाकी तो जनता, हमारी भगवान जनता है, वो फैसला करेगी। तो इसलिए अभी से कुछ कहना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जल्दी होगी। चलिए ठीक है। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आएंगे आपके पास, आएंगे। अजय जी आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर साफ हो गया कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो रमाकांत भार्गव जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ और बात है? देखिए, मोटे तौर पर रमाकांत भार्गव जी भी जमीनी कार्यकर्ता हैं। ये पहले सर्विस करते थे और 2003 में कहीं ना कहीं संकेत था कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो नौकरी छोड़ करके ये आए, लेकिन टिकट राजेंद्र राजपूत जी को मिल गया। कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के वो लगातार जमीनी कार्यकर्ता हैं और विशेषकर रहटी से लेकर के नसरुल्लागंज से लेकर के सलकनपुर, बुदनी से शाहगंज की ये पूरी की पूरी पट्टी जो है,
ये जो बड़ा रोड है, जो 4 लेन रोड बन गया है, जो आगे चल करके बाड़ी बरेली तक मिलता है, ये पूरे विकास कार्य का अगर किसी को दिया जाता है तो वो कोऑर्डिनेशन रमाकांत भार्गव जी ने किया। आगे चल करके चूंकि उन्होंने सांसद की सीट छोड़ी तो स्वाभाविक रूप से उनका दावा बनता है। और राजेंद्र चौहान जी का दावा इसलिए बनता है कि उन्होंने चूंकि 2003 के विधायक थे, 2005 में उन्होंने शिवराज जी के लिए सीट छोड़ी। जी जी, रमेश शर्मा जी से हमारा संपर्क लगभग टूट गया है, तो अब हम रुख करेंगे अजय सिंह यादव जी की तरफ। जी अजय जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं था या फिर गलत। उसको आज एक वायनाड में प्रियंका गांधी ने फॉर्म भरा है, वो उस पर भी रोशनी डाल दें। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। समय समय पे जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब वो सांसद थे, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो विधायक बने और लक्ष्मण सिंह को, अपने भाई को, उन्होंने सांसद बना दिया। अब उनने किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया, वहां परिवार में पूरा सेटलमेंट हो गया कि हम सांसद हटेंगे तो अपने भाई को ही बनाएंगे। वो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, अवसर मिलता है। आप मुद्दों की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जनता के बीच में मुद्दे लेके जाइए। अगर हमने गरीब कल्याण की योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाया होगा तो हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि जनता असंतुष्ट होगी तो आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन मेरा तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से एक ही निवेदन है कि 23 नवंबर को ईवीएम, प्रशासन और सरकारी मशीनरी को मत कोसना। उस दिन चुनाव परिणामों को पूरी मंशा के साथ स्वीकार करना और लोकतंत्र की जीत का उत्सव मनाना, जो भी परिणाम होगा। नहीं, आप तो इस तरह से नहीं अजय जी, आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि आप अपने आप को अभी से जीता हुआ समझ रहे हैं। जनता है और अभी आपके पार्टी में फूट भी दिखाई दे रही है, इस तरह की विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में देखिए कुशवाहा जी, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए कुशवाहा जी, राजनीतिक क्षेत्र में भविष्यवक्ता नहीं होते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र के राजनीतिक हालात क्या है, जनता के हालात क्या है और पिछले 2, 3, 4 चुनावों में क्या परिणाम रहे, वो सब हमारे सामने है। उसके आधार पर इस तरह का मूल्यांकन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बुधनी जैसे क्षेत्र जहाँ 1.5 लाख से ज्यादा मतों की बढ़त हमारी लोकसभा चुनाव में रही, विधानसभा में लगातार 1 लाख से ऊपर की बढ़त है। अब ऐसे में ये तो हास्यास्पद बात है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिले। एक ऐसे आदमी को जो 7-8 चुनाव हार चुके हैं, केवल जबरदस्ती खाना पूर्ति के लिए चुनाव लड़ाया गया और आपका कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से खड़ा हो गया और वो तो दम भर रहे हैं कि कांग्रेस से मजबूत तो हम है, कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दिवालियापन दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी बड़े रिकॉर्ड के साथ ही चुनाव जीतने जा रही है। चलिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। रमेश शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे, तकनीकी खामी आने की वजह से आपसे संपर्क टूट गया था, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा था कि रमाकांत भार्गव भी एक जमीनी कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं ये जो पूरी नर्मदा पट्टी के काम है, खासतौर से नर्मदा जी के घाट बनाना, महिलाओं के स्नान घर बनाना, ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरी सलकनपुर से लेकर के पूरी पट्टी नर्मदा जी का घाट है, उसमें रमाकांत जी की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है। और रमाकांत जी चूंकि सर्विस में थे पहले और 2003 में उनको संकेत ये मिला था कि आपको चुनाव लड़ाएंगे, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके आए। लेकिन किसी वजह से राजेंद्र राजपूत को फिर टिकट मिला, लेकिन पार्टी ने उनको कहीं अपेक्स का अलग अलग जगहों पर उनको अध्यक्ष बना करके उसको एडजस्ट किया और अभी भी फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव छोड़ा है। तो दूसरी एक और बात है, वो क्षेत्र में कहीं ना कहीं भाजपा या जो दूसरा विचार है वो प्रभावशाली रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1972 जैसे चुनाव में, जबकि जनता कांग्रेस की लहर थी, मात्र निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, शालिग्राम श्रीवास्तव। तो स्वाभाविक रूप से वो पट्टी जो है कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र नहीं है, लेकिन राजकुमार पटेल का अपने समाज में और कहीं ना कहीं जो सेवा वर्ग है राजकुमार पटेल के परिवार का और उनका, उसमें एक अच्छा प्रभाव है। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा का जो वोट उस वर्ग में है, खासतौर से साहेबगंज से लेकर के डोभी बख्तरा की वो जो पट्टी पड़ती है गांव की, उस पट्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी
लड़ाई तगड़ी होगी। और उस पट्टी में शाहगंज से लेकर के बख्तरा के भी अगर गांव में राजकुमार पटेल थोड़े से अगर हावी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन शाहगंज से जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी तरफ चलेंगे, बुधनी की तरफ, सलकन की तरफ, रेटी, नसरुल्ला लाएंगे, वहां भाजपा भारी रहेगी। तो स्वाभाविक रूप से मुझे अभी भाजपा एक कदम आगे दिख रही है। जी, भाजपा एक कदम आगे दिख रही है। आनंद जैन जी कासलीवाल, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभी भी पूरा विश्लेषण जो है रमेश शर्मा जी ने कर दिया कि अभी भी जो स्थितियां हैं उसमें बीजेपी आगे दिख रही है, लेकिन कांग्रेस अपने आप को आगे करने के लिए क्या उपाय करेगी? नहीं, हमने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और हम पूरी ताकत और कार्यकर्ताओं के साथ हम जैसा हर चुनाव लड़ते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, अभी भी जाएंगे। तो हमारा तो तय है। अब बात चल रही है, जो होगा समय पे देखा जाएगा, क्योंकि अभी नामांकन वापस लेना और भरना है, उसमें समय है, तो वो आगे देखा जाएगा। पर मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो संशय खड़ा किया है कि जमीनी कार्यकर्ता वो भी है और ये भी है, तो जब एक जमीनी कार्यकर्ता जब वहां लोकल का है तो आपको बाहर से प्रत्याशी लाने की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके मन में डर या संशय की स्थिति है, इसलिए आप लेके आए। नहीं तो आप जो वहां का जो कार्यकर्ता है बुधनी का, या जो भी वहां के प्रत्याशी हैं जिनका विरोध भारतीय जनता पार्टी में के लोग कर रहे हैं, आप ये बताइए ना कि उनका बेस तो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सपा से चुनाव लड़ रहे हैं जो पहले नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो इसका असर नहीं पड़ेगा क्या आप पर? आप अपने पार्टी आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए। देखिए, हाँ, नहीं, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस का अपना चुनाव चिन्ह है, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हैं। हमेशा पार्टी बड़ी होती, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। अगर व्यक्ति पार्टी बदल ले तो वो जीतेगा जरूरी नहीं है या नुकसान करेगा जरूरी नहीं है। हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी गाइडलाइन है, हमारा अपना पार्टी का निर्णय है, वो हम कर चुके हैं। अब वो आदमी उसके बाद अगर सभा पे चले जाए या कहीं भी जाए तो वो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। हम हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए, ठीक है। रमेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं अजय जी आपके पास। जी नहीं, मैं एक लाइन ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि रमाकांत जो है बुधनी के लिए बाहरी उम्मीदवार नहीं है, ये शाहगंज के रहने वाले हैं। इनके पिताजी उस क्षेत्र के सबसे अच्छे वैद्य रहे हैं, इनके छोटे भाई वहां डॉक्टर हैं, उनका अस्पताल है, और उनका बेटा जो है उनकी अपनी गैस एजेंसी है, ट्रैक्टर की एजेंसी है, और खेती बाड़ी उनकी पूर्वजों की खेती बाड़ी है वहां पर। और इनके जो दादाश्री थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, विलीनीकरण आंदोलन में बंदी हुए हैं शाहगंज से। तो शाहगंज बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लगभग सेंटर में है, तो वहीं के निवासी हैं, बाहरी उम्मीदवार रमाकांत नहीं है। जी अजय, तो आपने डील की कि नहीं बीजेपी ने कि सांसद की सीट जिसको छोड़ी उसको विधायक लड़ा रहे हैं? ये भी तो हास्यास्पद बात है, इस पे भी तो प्रश्न चिन्ह है। नहीं, तो इस पे भी तो प्रश्न चिन्ह है, वही तो कह रहे हैं। नहीं, अगर जो इस पे प्रश्न चिन्ह है तो इस पे भी प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो है अब सपा में जाके के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो ये कांग्रेस का वोट नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आदमी आप बड़ा नहीं होता है, कह सकते हैं पार्टी बड़ी होती है। हमारा विश्वास है, मापदंड नहीं होना, हमारा विश्वास है। नहीं, आपका विश्वास है, विधायक लड़ा रही है तो दोहरा मापदंड है ना। विश्वास है तो अरे जो व्यक्ति सांसद, आप सुनिए, डिक्रीज कर रहे हैं ना आप, जो सांसद लड़ चुका है उसका विधायक क्यों लड़ाना चाहते हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपको संशय है उस सीट को लेके, ये हमारा आरोप है। हाँ, संशय है, ये आपका आरोप है कि संशय है, इसलिए इनको ला रहे हैं। जवाब दे दीजिए अजय जी। देखिए, कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस के बागी सपा से लड़ रहे उम्मीदवार हो, ये ऐसी स्थिति है कि 0+0 0 ही होता है, चाहे वो एक साथ लड़े चाहे अलग अलग लड़े। यहाँ रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कांग्रेस के नेता जमीनी सच्चाइयों को नहीं जानते। रमेश जी ने किस तरह से रमाकांत जी स्थानीय ये अभी बता ही दिया। कांग्रेस के नेता क्या ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, इन्हें जमीन में कुछ नहीं पता रहता है कि साहेबगंज कहाँ है, रेहटी कहाँ है, जानते ही नहीं है। यही ट्विटर पे बैठ के पूरा परिणाम बना लेते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की हालत है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। हमारे संगठन ने जिस तरह से लगातार काम किया है, प्रत्येक बूथ तक हमारा कार्यकर्ता, बूथ कमेटियों तक हमारे लोग काम करते हैं,
और कांग्रेस के नेता केवल चुनावी मैदान में आ जाते हैं, उलझुल बात करते हैं। सांसद का डिमोशन कर दिया, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनने सांसद का पद छोड़ा और अपने भाई लक्ष्मण सिंह को दे दिया। तो ये कौन सी डील कहलाती है? यहाँ तो हमारे एक कार्यकर्ता को लोकसभा का दिया और दूसरे कार्यकर्ता को विधानसभा का दे रहे हैं। आपके तो घर में ही पूरी सेटिंग हो जाती थी, किसी कार्यकर्ता के लिए कोई मौका नहीं मिलता था। चलिए, आपने तो विधानसभा में पूरी ये हमेशा अंत्योदय की, और मैं तो आपका अनुरोध कर रहा हूँ 23 नवंबर को चुनाव परिणाम स्वीकार करना। उस दिन किसी एजेंसी को दोषारोपण मत देना। आप आज कितने भी झूठ फैलाओ, कितने भी भ्रम फैलाओ, लेकिन 23 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व का जब परिणाम आए तो उसको स्वीकार करना पूरी ईमानदारी के साथ। जैन साहब अपनी बात रखिए, उसके बाद रमेश शर्मा जी के पास जाएंगे। मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि बात तो पूरी नैतिकता की कर रहे हैं और काम नैतिकता के बाहर का कर रहे हैं। अरे अगर आपके पास कार्यकर्ता है तो सांसद को छोड़ के अरे आप राष्ट्रीय, आप सुनिए आपने, अरे आप सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, आपने तो जितने सेंटर, अरे सर सुनिए तो सही, सुनिए आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? आप सुनिए तो सही, आप विचलित क्यों हो रहे हैं? अरे आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही सर, अरे सुनिए तो सही सर, सुनिए, अरे आपने तो अरे सुनिए, वो विधायक से लड़के मुख्यमंत्री बने, डिमोशन नहीं हुआ उनका। और दूसरा आपने तो सेंट्रल मिनिस्ट्री के डिमोशन कर दिया। 8 सेंट्रल मिनिस्टर चुनाव लड़ता है, ये तो चाल चरित्र आप देखिए, आपके पास लोग ही नहीं लड़ने के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर सेंट्रल मिनिस्टर, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी 10 लोगों को आपने लड़वाया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में सत्ता के दलाली के लिए और भ्रष्टाचार के लिए पाई जाती है। हमारे कार्यकर्ता सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं, जो पार्टी आदेश देती है वो चुनाव लड़ते हैं। आपके नेता भ्रष्टाचार की चुनाव लड़ते हैं, आपके नेता का जवाब दीजिए। बड़ा पद मतलब अभी आप मेरी बात का जो पार्टी का निर्देश होता है कुछ नहीं होता है। मुझे बताइए बड़ा छोटा क्या होता है? मुझे यही समझ में नहीं आता। बड़ा मतलब बड़ा भ्रष्टाचार है। आपके नेता इसी तरह से मूल्यांकन करते हैं। नहीं, आप सब्जेक्ट पे बात करो। आप बताइए ना बड़ा क्या होता है? आप सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, आप चाल चरित्र की बात कर रहे हैं। भारती जी जब छोड़ के गई थी, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी संगठन। आप मेरी बात तो सुनिए, आप बताइए आप सुनिए तो सही। अरे आपने पूरी पार्टी आपने ताक पे रख दिया, आपने उमा भारती जी। सुनिए यही बड़ा होता है। अरे आप सुनिए ना, चिल्लाते रहेंगे आप, चिल्लाते रहेंगे। समय नहीं है रमेश शर्मा जी के पास। मैदान में नहीं है, केवल दिवालियापन है कांग्रेस का, दिवालियापन है कांग्रेस का। रमेश शर्मा जी के पास 23 तारीख को परिणाम तो स्वीकार करेंगे, 23 तारीख को परिणाम तो स्वीकार करेंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, परिणाम में तो कोई आपत्ति नहीं करेंगे, बस इतना तो बता दीजिए। जनता फैसला करेंगे हमारा सही गलत, आपका सही गलत। बात करें तो फैसला तो स्वीकार करेंगे। शिवराज देखिए अभी से तैयारी कर दी, ताकत ही नहीं है सुनने की, सुनने की ताकत ही नहीं है। तो सही, दोनों मेहमानों से निवेदन है, समय नहीं है सर, बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करना। ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास चलते हैं। फैसला करेंगे हमारा और आपका। जी एक चीज हम अभी से क्यों बोल रहे हो आप? जी ठीक, 2 बातें हैं। ठीक है, हो गया, ठीक है। अजय जी, आनंद जी,
अजय जी आनंद जी सुनने तो दीजिए। ठीक है, अजय जी आनंद जी रमेश शर्मा जी के पास। ये चरित्र की बात कर रहे हैं सर। ये उमा भारती जी जब त्याग पत्र देके गई थी, उसके बाद जब वो वापस आई थी तो शिवराज जी ने पक्ष हुआ था क्या? ठीक है, इन्होंने सबको ठीक है, समय नहीं है सर, बिल्कुल भी समय नहीं है सर। ठीक है, उसमें बाबूलाल गौर ठीक है, शिवराज जी नहीं थे मुख्यमंत्री उमा जी के बाद, आपको पता ही नहीं, उन जरूर बात चलिए करते हैं। चलिए 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 रमेश शर्मा जी के पास चलते हैं। रमेश शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी में एक तरह से कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष है, और दूसरी बात ये कि एक अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या दोनों अपनी क्षतिपूर्ति की भरपाई कर पा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं। अगर पार्टी को अलग करके हम परिवार की दृष्टि से देखें तो दोनों परिवार क्षेत्र में प्रतिष्ठित रहे हैं। राजकुमार पटेल का जो परिवार है, प्रेम सिंह जी पटेल प्रतिष्ठित व्यक्ति क्षेत्र के रहे हैं। ठीक उसी प्रकार रमाकांत जी का परिवार भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित रहा है। तो परिवार की दृष्टि से दोनों परिवार प्रतिष्ठित है। अब आता है कार्यकर्ताओं के बीच में असंतोष। तो स्वाभाविक रूप से मुझे जो लग रहा है कि जैसा कि भाजपा का मामला हमेशा रहता है, शुरुआत में कार्यकर्ता करते हैं, आगे चल करके कहीं ना कहीं सब एडजस्टमेंट हो जाता है। तो मोटे तौर पर इस समय जो आया है भैरुंदा से आया है, तो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा उनको महेश उपाध्याय जी को लगाएगी जो सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और वो उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस में भी जो अभी खबर आई है कि वो छोड़ करके सपा से लड़ेंगे, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा वो भी नुकसान पहुंचा पाएंगे। दोनों पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के स्तर के नुकसान को एडजस्ट कर लेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है जो वहां की पृष्ठभूमि के हिसाब से। तो चुनाव कुल मिलाकर के बहुत दिलचस्प है। तो पार्टियों की दृष्टि से अगर आप देखें तो कौन सी पार्टी की ज्यादा साख है, कौन सी कम साख है, उस दृष्टि से जो कुछ भी होगा फैसला होगा। और बहुत कुछ निर्भर करेगा मतदान के प्रतिशत पर। मतदान का प्रतिशत अगर लो रह जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, और मतदान का प्रतिशत जैसा कि हमेशा अक्सर रहता है बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ भाजपा उस सीट की कहीं ना कहीं पिछला इतिहास इसी तरह का रहा है। जी चूंकि अब बस समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल यहां पर यह है कि बुधनी में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। बुधनी की जंग है, और ये जंग में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों महारथी उतर गए हैं। देखना होगा कि कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं दोनों पार्टियों में, कुछ असंतोष सामने आया है, लेकिन दोनों को दूर कर लेगी दोनों पार्टियां, उससे कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि ये तो बीजेपी का गढ़ है बुधनी, इसमें कांग्रेस कैसे सेधमारी कर पाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।